सवाल देखते हैं कि 11 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग्स 2020 जारी की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कथन के बारे में देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 15 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग की रूपरेखा की शुरुआत की। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 15 अगस्त 2016 को इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत जो है 29 सितंबर 2015 को हुई थी। 29 सितंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और अगला है कि सभी क्षेत्रों की ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर 8 क्षेत्रों से संबंधित जो है रैंकिंग तैयार की गई है। उन 8 क्षेत्रों को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और अगला है कि विश्वविद्यालयों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब चलिए यहाँ पर हम थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग्स 2020 जारी की। उच्च शिक्षा के 8 क्षेत्र हैं, और ये 8 क्षेत्र में प्रबंधन है, लॉ है, मेडिकल है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, फार्मा है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की श्रेणी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ये 5वीं बार की रैंकिंग जारी की गई है। तो ये जो है क्षेत्र शामिल हैं, और इन क्षेत्रों में सबकी अलग अलग रैंकिंग जारी की गई है और सबकी संयुक्त रैंकिंग भी जारी की गई है। एक गौर करने वाली बात यह है कि इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि संयुक्त रैंकिंग में 5 शीर्ष स्थान हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आईआईटी मद्रास का पहला स्थान है, इसलिए हम जो शीर्ष पे हैं उन्हीं को जान लेते हैं। उसके बाद में विश्वविद्यालयों की श्रेणी में जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है पहले स्थान पे है। इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास है। कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा हाउस नई दिल्ली है, और फार्मेसी की श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली है, और मेडिकल की श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली है। आर्किटेक्चर की श्रेणी में आईआईटी खड़गपुर है, और वहीं लॉ की श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है। डेंटल की श्रेणी में देखें तो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि दिल्ली में है स्थित है। तो इस प्रकार से जो भी 8 क्षेत्र हैं, उन 8 क्षेत्रों की रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई है, और जो पहले स्थान पर हैं उन सबके नाम यहाँ पर बारी बारी से लिखे हैं। और परीक्षा में पहले स्थान पर रहने वाले संस्थाओं के ही नाम पूछे जाएंगे। और अगला है कि जून 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को यहाँ पर प्राप्त हुआ है 168वां स्थान। चलिए अब इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह जो है द्विवार्षिक सूचकांक है, जो कि विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था, और इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका स्कोर 82.5 है। वहीं पर निम्नतम स्थान लाइबेरिया का रहा है 180वें स्थान पर, और भारत को घाना के साथ में 168वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसकी स्कोर 27.6 है। और जबकि 2018 में इस सूचकांक में भारत को 177वां स्थान प्राप्त हुआ था। और नेक्स्ट है 25 जून 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये इंडियन ऑयल के द्वारा स्थापित किया गया है, और इस अनुसंधान केंद्र का नाम है उत्पाद अनुप्रयोग विकास केंद्र, जिसका उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उड़ीसा के पारादीप में किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 प्रयोगशालाएं लगाई गई हैं, जिनके नाम दिए गए हैं पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, केमिकल एनालिसिस लैब और कैरेक्टराइजेशन लैब। और इस केंद्र को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा एक अनुसंधान के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। यानी कि यह लैब जो है, यह अनुसंधान केंद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करेगा। और अगली न्यूज देखते हैं कि 22 जून 2020 को किसने देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया ने। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाज रानी राज्य स्वतंत्र प्रभार रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया। इस एक्सपो का आयोजन फिक्की द्वारा किया गया है। यह देश की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किया है। अभियान में कितने राज्यों को चुना गया है? तो इस अभियान में 6 राज्यों को चुना गया है, और 6 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य शामिल हैं। और क्या कहते हैं कि
इस योजना की जो है शुरुआत की गई है वो बिहार के खगड़िया जिले से किया गया है इसकी शुरुआत। और साथ ही में विभिन्न मंत्रालयों को, कई मंत्रालय और विभागों का ये आपस में समन्वित प्रयास है, यानी कि किसी एक मंत्रालय की ये पहल नहीं है। इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक निवेश कार्य कराए जाएंगे। और अगली न्यूज उत्तर प्रदेश को लेकर के है कि 16 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग के गठन का निर्णय लिया है। इस आयोग के अध्यक्ष, सह अध्यक्ष कौन होंगे? तो सह अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होगा। और यह आयोग जो होगा वो श्रमिकों और कामगारों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेगा और इसी को ध्यान में रख करके यह आयोग गठित किया गया है। साथ ही में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के अवसरों की तलाश करेंगे। और साथ ही में एक और बात यह है कि संयोजक इस आयोग के कौन होंगे? तो श्रम एवं सेवा योजन मंत्री इस आयोग के संयोजक होंगे। और साथ ही में आयोग के 2 उपाध्यक्ष होंगे, जिसमें से औद्योगिक विकास मंत्री और दूसरे होंगे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री, इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राम विकास मंत्री, पंचायती राज, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, इस तरह के तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो आयोग के सदस्य होंगे। आयोग के सदस्य सचिव भी रहने का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर जो है 5 जनप्रतिनिधि भी आयोग के सदस्य होंगे और गैर सरकारी सदस्यों में भी महत्वपूर्ण होंगे। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग में गैर सरकारी सदस्यों में महत्वपूर्ण औद्योगिक संगठनों के 3 एवं श्रमिक संगठनों के 1 प्रतिनिधि मुख्यमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और इस कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकेगा। और अगला है कि 12 जून 2020 को पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र संगठन है तो NHI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि 12 जून 2020 को वो पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। इसने दरअसल कुछ सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं, जिसके तहत यहाँ पर देख सकते हैं कि NHI यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफार्म, डेटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लॉन्च के साथ पूरी तरह से डिजिटल बना है। NHI का समस्त परियोजना प्रबंधन कार्य प्रवाह मैनुअल से ऑनलाइन पोर्टल में आधारित में रूपांतरित हो चुका है। तो यानी कि अब जिसके राष्ट्रीय नेशनल NHI के जो भी काम होंगे वो मैनुअल नहीं होंगे, वो ऑनलाइन होंगे। और अगली न्यूज उत्तर प्रदेश को लेकर के है, गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश को लेकर के 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत गोकसी की घटनाओं हेतु कितने वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है? तो अधिकतम सजा का प्रावधान 10 वर्ष का है। और साथ ही में यहाँ पर जो है जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माने का जो प्रावधान होगा वो 3 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा और न्यूनतम सजा 3 वर्ष की होगी और अधिकतम सजा जो है वो 10 वर्ष की होगी। और यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम जो कि 1955 है, जो कि 6 जनवरी 1956 को प्रदेश में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम को और अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाना तथा गोवंशीय पशुओं की रक्षा तथा गोकसी की घटनाओं से संबंधित अपराधों पर पूर्ण रूप से रोकथाम करना है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 लाया गया।